वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये है लास्ट वीडियो एंड इसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उसके लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ उसको अपलोड करने का। सो जस्ट सम डेज अवे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आ जाएगा, ठीक है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग और वेस्टेज का ट्रीटमेंट। दैट्स इट and here we'll end the course of financial and management accounting semester 1, ठीक है। प्रोसेस का कॉस्टिंग, प्रोसेस नाम से पता चल रहा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जितने प्रोसेस से वो जा रहा है, गो थ्रू कर रहा है, उन हर प्रोसेस में कितना पैसा लगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ असाइनिंग एंड डेरिवेटिंग द कॉस्ट फॉर एवरी प्रोसेस डन टू मेक अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। तो प्रोसेस कॉस्टिंग होगी किस इंडस्ट्री के लिए? बट ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री के लिए जिसमें प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन हो, ठीक है, प्रोसेस वाइज। लाइक ऑयल रिफाइनरी हो गई एंड फैब्रिक इंडस्ट्री हो सकती है एंड दैट कैन बी लाइक शिप इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दीज आर ऑल व्हाट प्रोसेस डिपार्टमेंटिंग। क्यों? क्योंकि भाई इनमें अगर एक काम होगा तभी दूसरा काम हो पाएगा, एक पुर्जा बनेगा तभी दूसरा पुर्जा बन के लगेगा, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, प्रिंटिंग प्रेस की इंडस्ट्री हो गई। भाई एक पन्ना छपेगा तभी दूसरा छपेगा और जब सब छपेंगे तभी बुक बनेगी, ठीक है, तभी उसकी बाइंडिंग होएगी। तो दीज आर ऑल व्हाट इंडस्ट्रीज विच आर एक्चुअली प्रोसेस बेस्ड। तो प्रोसेस कॉस्टिंग उन इंडस्ट्रीज के लिए होती है। तो यहाँ से एप्लीकेशन डराइव हो गई, खुद देखो। फॉर द इंडस्ट्रीज विच हैव प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन, फॉर मैनेजरियल पर्पजेस कैन ऑल्सो बी दैट एप्लीकेशन इसकी, वहाँ पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड फॉर डिटरमाइनिंग द एक्चुअल कॉस्ट इंसिस्टेड या फिर इनकर्ड इन वन प्रोसेस, ठीक है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अगर हुआ हो कुछ। अब देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट और ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स, ये दोनों टर्म सुन लो। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब सेम चीज़ है जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, वही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। बस फ़र्क कितना है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट एक ही होता है, उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग उन कंपनीज के लिए होता है जिनका प्रोडक्ट तो डिफरेंट होता है, ठीक है। लाइक मान लो कि वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट तो बना रहे होते हैं लेकिन उन सबको बनाने का प्रोसेस लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है। हो सकता है किसी की क्वालिटी डिफरेंट हो, किसी का कलर फ्लेवर डिफरेंट हो, लगभग सेम होता है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल आइसक्रीम का ले लेते हैं, ठीक है। तो आइसक्रीम में वो वनीला फ्लेवर, सॉफ्टवेरी, बटर स्कॉच एंड ऑल, तो वहाँ पे डिफरेंस कहाँ आएगा? फ्लेवरिंग में तो डिफरेंस आएगा, बाकी तो प्रोसेस सेम ही है ना, बनेगी तो क्रीम से ही। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग उन कंपनीज के लिए होती हैं जिनके प्रोडक्ट तो एक से ज़्यादा होते हैं बट उनका प्रोसेस ऑलमोस्ट बनाने का सिमिलर होता है। अब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल खरीदा, उससे सेमी फिनिश्ड गुड बनाया, ठीक है, मतलब प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 पे पहुंचाया उसको। तो जो उम्मीद से ज़्यादा बच जाए या उम्मीद से ज़्यादा यूजेबल चीज़ें बच जाए, वहाँ पे जो प्रॉफिट मिलता है, मतलब प्रोसेस के बीच का प्रॉफिट, एक प्रोडक्ट को प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र करने में जो हमें इंटर प्रॉफिट मिलता है अंदर का, उसे हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, ठीक है। अभी आते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। सबसे पहली चीज़, प्रोसेस कॉस्टिंग का फीचर किन कंपनीज के लिए? जिन कंपनी का प्रोडक्ट एक हो। किन कंपनीज के लिए? जो कंपनीज प्रोसेस वाइज डिपार्टमेंटेशन किया हो यार, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिपेंडेंसी होती है। अगर एक प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसी के बाद ही दूसरा प्रोसेस कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो इसमें हर प्रोसेस की एक्यूरेट कंप्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। मतलब हर प्रोसेस को किस में कितना क्या कैसे लग रहा है उसके अच्छे से हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं, कॉस्टिंग कर लेते हैं। ये सब कुछ फीचर्स थे। जब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, अब जब तुम देखो भाई इसमें तुम जो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है उसे भी देख लोगे, लॉस भी देख सकते हो अगर कोई है तो, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, कंट्रोलिंग भी कर सकते हो एंड प्रॉपर हर प्रोसेस का तुम्हें जो कॉस्ट है वो एक्यूरेट असाइन हो जाएगा। तो ये सब कुछ क्या है? सब कुछ एडवांटेज, ठीक। जब डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है भाई, सारी इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि बेसिकली स्पेसिफिकली ये प्रोसेस इंडस्ट्रीज के लिए ही बना है, लाइक ऑटोमोबाइल एंड प्रिंटिंग प्रेस एंड ऑल, ठीक है। तो सबके लिए सूटेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कंप्यूटेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऑब्वियसली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो हुई है ना, एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस तीसरा। इसमें यह है कि अगर कोई भी प्रोसेस हिंडर हुआ, कोई भी प्रोसेस अगर हिंडर हुआ तो उसके बाद के प्रोसेस कंटिन्यू ही नहीं हो पाएंगे।
तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस। ठीक, थोड़े यहाँ भी लिखती जा रही हूँ, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो कॉपी पेन लेके बैठो तो कुछ पॉइंट्स खुद भी लिख लो। ठीक है, तो एक्टिव लर्निंग हो जाएगी, तो एग्जाम्स के पहले भी पढ़ने बैठो तो कुछ भूलोगे नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास स्टेप्स कि किस तरीके से हम प्रोसेस की कॉस्टिंग को करते हैं। देखो हमारे इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्ट का एक स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, तो उसको बनाने के क्या क्या स्टेप्स हैं वो सुन लो। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट को बनाने के कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स, ज़रा उसे सुनो। पहला स्टेप है एनालाइजिंग द फ्लो ऑफ फिजिकल यूनिट्स। मतलब कि प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में घुसने में, प्रोसेस 2 से 3 में घुसने में उस प्रोडक्ट को कितना टाइम लग रहा है, कैसा लग रहा है, कितनी यूनिट्स खर्च हो रही हैं, क्या कितना वेस्टेज हो रहा है, या फिर कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, ये सब एनालाइज करना। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब जैसे कि प्रोसेस 1 जब हम रॉ मटेरियल लेकर आए थे तो हमने जब सोचा था कि हम इससे 100 यूनिट्स बना सकते हैं, उससे बन के कितनी आगे गई उनका कैलकुलेशन, मान लो 99 आगे गई, एक जितना रॉ मटेरियल वेस्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप से जब थर्ड स्टेप में गई तो 95 हो गई। ठीक है, और जब फिनिश्ड गुड्स बन के आई तो हमारे पास सिर्फ आई 92। तो 8 यूनिट्स का वहाँ पे कहाँ, ये सब इक्विवेलेंट यूनिट्स को कैलकुलेट करना। ठीक है, उसके बाद है टोटल कॉस्ट का डिटर्मिनेशन। ठीक है, सब कैलकुलेट कर लिए कितना खर्च किया और कितनी यूनिट्स बन पाई, तो टोटल कॉस्ट हम डिटरमाइन करेंगे। अब उसके बाद है कि यूनिट कॉस्ट की, अब हर एक प्रोडक्ट पर कितनी कॉस्ट लग गई। ठीक है, यूनिट कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे। एंड उसके बाद है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को असाइन कर देंगे कि इस प्रोडक्ट के लिए, इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए टोटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लग गई सारे प्रोसेस को मिला के। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट बनाने का स्टेप कि कैसे कैसे बनता है। देखो इसमें पता है बेसिकली तुम्हारे पास जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज। बेसिकली यही पूछते भी हैं, तो वेस्टेज का ट्रीटमेंट कैसे होता है ज़रा वो देख लो। ठीक है, इसकी कॉम्पिटिशन समथिंग कॉस्ट स्टेटमेंट के सिमिलर है, खाली यही इसमें डिफरेंट है, तो मैं यही टॉपिक पढ़ाने आई हूँ। कॉस्ट शीट का प्रैक्टिकल मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ठीक है, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन में भी, आप जाके देख लेना। ठीक, अभी हम देखते हैं वेस्टेज के ट्रीटमेंट। देखो बेसिकली क्या होता है कि वेस्टेज होना तो लाजमी है। जब प्रोसेस 1 से 2 में कुछ घुस रहा है, ठीक है, कुछ भेजा जा रहा है, और प्रोसेस 2 से 3 में कुछ भेजा जा रहा है, तो भाई वेस्टेज थोड़ा तो होगा, बट ऑब्वियसली थोड़ा वेस्टेज तो होगा। जब एक तरीके से सोचो आप क्राफ्ट बनाते हो, ठीक है, तो उस क्राफ्ट में आप कितना भी बचा लो, कितना भी कुछ कर लो, थोड़ा वेस्टेज तो पेपर होता ही है, थोड़ा वेस्टेज तो कार्डबोर्ड्स होता ही है। तो सेम चीज़ यहाँ पे, तो जो नॉर्मल वेस्टेज है या फिर नॉर्मल लॉस है वो बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल है, वो तो होगा ही होगा, हर हाल में होगा। अब एग्जाम्पल ले लो भाई, अगर आपने कोई गेस्ट पूरी फैमिली किसी की आ रही है घर पे गेस्ट बन के, तो मम्मा हमेशा नीड से ज़्यादा खाना बनाती हैं। ठीक है, तो इन केस वो पूरा लग सकता है, इन केस वो नहीं भी लग सकता है, हो सकता है सुबह दोबारा दे दें तुमको खाने में ब्रेकफास्ट, बट अगर सुबह वो ख़राब हो गया तो वो क्या है, वो नॉर्मल लॉस है कि वो लॉजिकल था भाई कि खाना एक्स्ट्रा बना तो थोड़ा तो खाना बचेगा ही, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे नॉर्मल लॉस या फिर नॉर्मल जो वेस्टेज होता है वो अनअवॉइडेबल है, वो होगा ही होगा। ठीक है, तो उसे हम एस्टिमेट करके रखते हैं कि वो होना ही होना है, तो उतना परसेंट, जैसे मान लो कि 5%, 2%, 3% वो वेस्टेज होना है तो वो मान के चलते हैं, वो नॉर्मल वेस्टेज है और वो होना ही होना है, तो वो इट्स ओके भाई, कुछ बना रहे हो तो कुछ तो जाएगा ही जाएगा, तो वो नॉर्मल वेस्टेज हुआ, उसकी कोई फॉर्मूला या कुछ भी नहीं है। एबनॉर्मल गेन, अब देखो गेन कोई करने तो आएगा नहीं, कोई भलाई तो करने आएगा नहीं, एबनॉर्मल गेन तुम लॉस से ही तो निकालोगे। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने माना कि हमारा 5% नॉर्मल लॉस होगा, कि मतलब 5% सामान तो वेस्ट हो ही जाना है यार, जैसे जैसे हो ही जाएगा वेस्ट, ठीक है, बट हमारा वेस्ट हुआ सिर्फ 3%, तो जो 2% बच गया ना बीच में, अब हमने जब अकाउंटिंग करी होगी तो हमने 5% वेस्ट करके हटा दिया होगा, बट 2% तो हमारा वेस्ट नहीं हुआ ना, एक्चुअल में 3% वेस्ट हुआ। जब प्रोडक्ट बना तो तब जो अकाउंटिंग करी उसमें 3% वेस्ट हुआ, वो जो 2% बीच का बच गया वो एबनॉर्मल गेन है, मतलब हमने जो सोचा था उसके मुताबिक 2% हमें कम नुकसान हुआ है, तो वो हमारा गेन मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी और कोई गेन कोई भला करने नहीं आ रहा तुम्हारा, ठीक है, तो वो एबनॉर्मल गेन हो गया। ठीक, अभी कन्फ्यूजन क्लियर। अब देखो एबनॉर्मल लॉस, सिंपल है, जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, तो वो तो एबनॉर्मल लॉस है ना, तुम्हें पसंद तो आने से रहा। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस का इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस
माइनस एक्चुअल यूनिट्स। देखो एबनॉर्मल लॉस इन द सेंस कि जो तुमने इनपुट यूनिट, मान लो तुमने 100 यूनिट का इनपुट दिया था कि मतलब 100 यूनिट का सामान तुम लेकर आए थे कि 100 यूनिट बन जाएगी, 5% नॉर्मल लॉस तो मान लेते हैं कि तुम्हारी 5 यूनिट या फिर 5 यूनिट तुम्हारी वेस्ट होनी थी कि मतलब 95 तो बन जाएगी, 100 का मैं सामान लाया हूँ तो 95 यूनिट्स तो बन जाएंगी वेस्ट जोड़ के। बट तुम्हारी बनी कितनी, 85। तो जो तुम्हारी वो 10 यूनिट्स हैं वो एबनॉर्मल लॉस है कि मतलब तुम्हारी वो भी यूनिट्स नहीं बन पाई, इतना ज़्यादा वेस्टेज किया तुम्हारे वर्कर्स ने, ठीक है। जो यूज़ होता था, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो इस कार्डबोर्ड से तुम्हें कुछ बनाना था, तो इस कार्डबोर्ड को अगर वो लोग चाहते तो स्क्वायर में कट करके इसके 4 सर्कल्स बनाते, ठीक है, अगर चाहते। बट उन्होंने क्या किया कि इसको 3 सर्कल्स में ही सम अप कर दिया, ऐसे ही बिना स्क्वायर में कट किए, इलॉजिकली। तो यहाँ पे तुम्हारा हर एक चार्ट पेपर में एक सर्कल का लॉस हुआ ना, तो वैसे यहाँ उसे बोल देंगे एबनॉर्मल लॉस। तो तुमने सोचा था कि 100 बनेंगी, 5% तो वेस्ट हो गई, 95 बन के आई, लेकिन तुम्हारे पास जो डेटा आया वो 85 का आया, मतलब 10 और वेस्ट हुई, वो तो एबनॉर्मल लॉस है। अब उसकी वैल्यू क्या है, उस वेस्टेज की वैल्यू क्या है, तो उस वैल्यू में टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ये दिया होगा तुम्हें क्वेश्चन में, ठीक है। मान लो 10 रुपये थी नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू और टोटल कॉस्ट तुम्हारी थी 200 रुपीज़, ठीक है। तो 200 में से 10 माइनस करोगे अपॉन इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल यूनिट। जो इनपुट यूनिट तुम्हारी थी, तुमने 100 यूनिट्स का तुमने रॉ मटेरियल ला के दिया था। इनपुट मतलब कितना सामान तुमने दिया था, तो 100 यूनिट्स का दिया था, नॉर्मल यूनिट प्रोड्यूस कितनी हुई, 85 हुई, और जो एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स थी तुम्हारी कितनी, 10 थी। तो वो तुम ऐसे लिख के अपना सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बस बेसिकली और कुछ है नहीं इसमें। सो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज, प्रोसेस कॉस्टिंग सब खत्म हो गया। तुम सब तो मुझे खुशी हो रही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस खत्म हो गया। सो प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब कर लो, और जिसने बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे वो प्लीज़ यहाँ देख कर आओ। एंड यस, स्टे ट्यून्ड टू मी।